आप देख रहे हैं डार्क फाइल्स। तो चलिए बढ़ते हैं आज की इस कहानी की ओर। रात के 3 बजे का वक्त, वो वक्त जिसमें शैतानी शक्तियों की शक्ति सबसे ज्यादा अधिक होती है। साथ ही साथ इस वक्त को हमारे गांव में शैतानी वक्त भी कहा जाता है। अगर आप भूत प्रेत को मानते हैं तब तो आपको इस वक्त के बारे में पता होगा, लेकिन अगर आप भूत प्रेत को नहीं मानते तो जरा रात के 3 बजे घर से बाहर निकलने से पहले ये सोचकर बाहर जाइएगा कि कहीं कोई बाहर आपका इंतजार तो नहीं कर रहा। मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ था आज से लगभग 15 साल पहले, जब मैं अपने गांव से दूर दूसरे गांव में शिफ्ट हुआ था। वो भी इसलिए क्योंकि मेरी नौकरी उस गांव के एक बड़ी सी फैक्ट्री में लगी थी। मेरी नौकरी सुबह 9 बजे से रात के 9 बजे तक की थी। मैं फैक्ट्री पैदल ही आना जाना किया करता था क्योंकि मेरी नई नई नौकरी लगी थी और मैं इस गांव में नया आया था, तो मेरे पास ना तो साइकिल थी और ना ही कोई अन्य साधन। भाड़े का एक घर लेकर मैं अकेले ही उसमें रहा करता था और नौकरी किया करता था। मेरे घर से फैक्ट्री लगभग 45 मिनट की दूरी पर थी। एक रात ठीक मैं जब 9 बजे फैक्ट्री से काम खत्म करके बाहर निकला तो बाहर बूंदाबांदी बारिश हो रही थी। बिन मौसम बरसात को देखकर मैं काफी हैरान हुआ कि मैं घर कैसे जाऊंगा, मगर उस वक्त बारिश हल्की हल्की बरस रही थी। तो मैंने अपने मन ही मन में कहा, बारिश तेज होने से पहले जल्दी जल्दी घर चला जाता हूँ। इतना बोलकर मैं जल्दी जल्दी अपने कदमों को बढ़ाकर घर की तरफ आगे बढ़ने लगा, मगर जैसे ही मैं चलकर आधे रास्ते तक पहुंचा तो वही बूंदाबांदी बारिश मूसलाधार बारिश में बदल गई। अचानक बारिश के तेज होते ही मैं एकदम से चौंक गया कि अब मैं क्या करूं। जिस रास्ते पर आगे बढ़ रहा था उस रास्ते पर दूर दूर तक ना तो मुझे कोई दुकान दिख रही थी और ना ही कोई इंसान। बस रास्ते के किनारे लंबे लंबे पेड़ और एक छोटा सा घर दिख रहा था। मगर मैं लगभग 1 हफ्ते से इस रास्ते पर आना जाना कर रहा हूँ, मगर मैंने आज तक उस घर को किसी भी तरह से नहीं देखा था। खैर, बारिश भी काफी तेज हो गई थी और साथ ही साथ बिजली भी काफी तेज गरज रहे थे। इसलिए मैंने ये सोचा कि क्यों ना बारिश रुकने तक उसी घर में रुका जाए। इतना सोचकर मैं उस घर के दरवाजे के पास गया तो उस घर के दरवाजे के पास मैंने देखा कि घर का दरवाजा आधा खुला हुआ है। पहले पहले तो मैंने सोचा कि शायद घर में कोई होगा, मगर 2-3 बार आवाज लगाने पर भी मुझे घर के अंदर से कोई जवाब नहीं मिला। तो मैं दरवाजा खोलकर धीरे धीरे घर के अंदर दाखिल हुआ तो घर के अंदर का माहौल एकदम अंधेरे में डूबा हुआ था। घर के अंदर इतने अंधेरे को देखकर मैंने अपनी जेब से लाइटर निकालकर जलाया। लाइटर की हल्की रोशनी में घर के अंदर का माहौल ऐसा लग रहा था कि मानो इस घर में काफी महीनों से कोई रहता ना हो। खैर, मुझे इससे क्या, मुझे तो बस बारिश के रुकने का इंतजार करना है। बारिश के कारण मैं काफी भीग गया था और अब मुझे ठंड भी लगनी शुरू हो गई थी। तो मैंने कुछ लकड़ियां इकट्ठा करके घर के बारामदे में आग जलाई और घर के मेन गेट को बंद करके आग के पास चुपचाप बैठ गया। तो आग के पास बैठने से मुझे काफी राहत मिल रही थी। मेरे बैठे लगभग 2 घंटे बीत गए, मगर बारिश अब भी नहीं रुकी। इस पर मैंने अपने मन ही मन में कहा, अब बारिश आज नहीं रुकेगी लगता है। मुझे भी भीग कर ही जाना होगा या पूरी रात यहीं बितानी पड़ेगी। मैं इतनी बारिश में भीग कर घर नहीं जाना चाहता। तो मैंने तय किया कि मैं पूरी रात इसी आग के पास बैठकर गुजार लूंगा, जिसके बाद मैं चुपचाप आग के पास बैठा रहा। कुछ देर बैठने के बाद मुझे हल्की नींद आने लगी। धीरे धीरे मुझे काफी नींद आने लगी। अभी मैं सोने ही वाला था कि तभी मुझे
बाहर किसी के चलने की आवाज सुनाई पड़ी। वो आवाज इस तरह से आ रही थी कि मानो कोई बाहर से चलते हुए घर के करीब आ रहा हो। उस पैर की आवाज को सुनकर मैं एकदम से चौंक गया कि कहीं घर का मालिक चलकर तो नहीं आ रहा। अगर घर का मालिक होगा तो मुझे देखकर क्या सोचेगा कि उसके घर में मैं बिना पूछे कैसे अंदर आ गया। एक बार को तो मैंने सोचा कि मैं कहीं छुप जाता हूं, मगर फिर दूसरे ही पल मैंने अपने मन ही मन में कहा कि अगर मैं छुप जाऊंगा तो कहीं वो आदमी मुझे चोर समझकर मारने लग जाएगा। ये सोचकर मैं चुपचाप अपनी जगह पर बैठा रहा। चलते चलते वो आदमी मेन गेट को खोलकर घर के अंदर दाखिल हुआ और मुझे देखने लगा, मगर कुछ देर देखने पर भी उस आदमी ने मुझे बिना कुछ कहे घर के अंदर चला गया। उस आदमी के इस बर्ताव से मैं जहां हैरान हुआ, 2-3 मिनट अंदर बिताने के बाद वो आदमी वापस से चलते हुए मेरे पास आया और आग के पास आकर बैठ गया, जिस पर मैंने उस आदमी से कहा, आप इस घर के मालिक हैं क्या? इस पर उस आदमी ने कोई जवाब नहीं दिया, पर कुछ देर चुप रहने के बाद उस आदमी ने कहा, आप यहाँ बारिश से बचने के लिए बैठे हैं क्या? इस पर मैंने अपना सिर हाँ में हिलाया। फिर उस आदमी ने कहा, इस घर के मालिक की मौत कुछ महीनों पहले ही हो गई है। वो उसका बेटा शहर में काम किया करता था और वो अकेले ही इस घर में रहता था। उसकी पत्नी की मौत काफ़ी सालों पहले ही हो गई थी। बस बाप बेटे ही थे। एक दिन अचानक उसे खबर मिली कि उसके बेटे के शहर में एक्सीडेंट होकर मौत हो गई है। ये खबर वो बर्दाश्त नहीं कर सका और अपने घर के पीछे वाली तालाब में जाकर खुदकुशी कर ली। तब से उस आदमी की आत्मा इधर उधर भटकते रहती है। तभी कोई लोग रास्ते पर देख लेते हैं तो कभी उसकी आत्मा तालाब के किनारे दिख जाती है। अब हम दोनों को बात करते हुए लगभग 2 घंटे बीत गए थे, मगर मैंने एक बात पर गौर किया कि वो आदमी जैसे भीग कर आया था अभी भी वैसे ही भींगा हुआ है। मगर ऐसा कैसे हो सकता है? 2 घंटे आग के पास बैठने पर भी वो आदमी इतना भींगा हुआ कैसे था? शरीर अभी तक क्यों नहीं सूखा? उस आदमी के शरीर से पहले जैसे ही पानी टपक रहा था, उसी तरह अभी भी पानी टपक रहा है और अजीब सी सड़ी हुई सी गंध भी आ रही थी उस आदमी के शरीर से। ये बात उस आदमी से पूछने पर उस आदमी ने जवाब दिया, मेरे शरीर का पानी कभी भी नहीं सूखेगा। मगर मेरे ऐसा क्यों पूछने पर उस आदमी ने अपने चेहरा मेरी ओर घुमाया तो उस आदमी का चेहरा देखकर मैं एकदम से चौंक गया, क्योंकि उस आदमी का चेहरा पूरी तरह से सफेद पड़ चुका था। साथ ही साथ उसका पूरा शरीर भी पूरी तरह से गला हुआ नजर आ रहा था। मगर ऐसा कैसे हो सकता है? अभी मैं ये सोच ही रहा था कि तभी उस आदमी ने भारी सी आवाज में कहा, मैं इस घर के मकान मालिक हूं और मैंने 6 महीने पहले आत्महत्या कर ली है, मगर तू बिना पूछे मेरे घर में आया तो अब तुझे इसकी गलती की सजा अपनी मौत से चुकानी पड़ेगी। इतना बोलकर उस भूत ने एकदम से मेरा गला पकड़ लिया और मुझे मारने की कोशिश करने लगा। मैं जोर जोर से चीख रहा था, मगर दूर दूर तक कोई घर ना होने के कारण मेरे चीखने का कोई फायदा मुझे नजर नहीं आ रहा था कि तभी मैं जोर जोर से गायत्री मंत्र का जाप करने लगा, जिससे वो भूत मुझे छोड़कर एकदम से गायब हो गया और मैं बारिश में भीगता हुआ वहां से भागकर गांव अपने घर आ गया। बाद में इस बारे में गांव वालों से बात करने पर पता चला कि वो आदमी थोड़ा जिद्दी किस्म का इंसान था। वो अपने घर में किसी को भी आने नहीं देता था। अकेले रह रहकर उसे अकेलेपन की आदत हो गई थी और आज भी कोई गलती से भी अगर उसके घर में चला जाता है तो उसकी आत्मा उसे मार डालती है, जिसके बाद से मैं भूल कर भी आते जाते वक्त उस घर की तरफ नहीं देखता हूँ। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें
तो मैं आपका दोस्त आर्यन जल्द ही मिलूंगा आपसे ऐसी ही एक डरावनी कहानी के साथ। हेलो दोस्तों, मेरा नाम अतुल है और मैं जो आपको घटना बताने जा रहा हूँ वो घटना आज से 30 साल पहले मेरे दादाजी के साथ घटी थी। वो घटना एक ऐसी घटना थी जिसने दादाजी को पूरी तरह से झंझोड़ कर रख दिया। दरअसल हुआ कुछ यूं था कि उस समय मेरे दादाजी शहर से काफ़ी दूर हमारे गांव में रहा करते थे। हमारा गांव शहर से लगभग 150 किलोमीटर की दूरी पर था। शहर से काफ़ी दूर होने के कारण हमारे गांव में उन दिनों लोगों की आबादी काफ़ी कम हुआ करती थी और जो कुछ लोग रहा भी करते थे उनका शहर से कोई ताल्लुक नहीं था। बहुत ज़्यादा ज़रूरी काम पड़ने पर लोग शहर जाते थे। उस समय हमारा गांव चारों ओर से जंगलों से घिरा हुआ था। ऊपर से काफ़ी पहले की बात होने के कारण उस वक्त हमारे गांव में बिजली की भी कोई सुविधा नहीं हुआ करती थी, जिस कारण अंधेरा होने के बाद चारों ओर घना काला अंधेरा छा जाया करता था। लोग अंधेरे से बचने के लिए उस वक्त बैटरी टॉर्च या फिर लालटेन का सहारा लिया करते थे। वैसे तो अंधेरा होने के बाद गांव वाले अपने घर से बाहर नहीं निकला करते थे। साथ ही साथ उस समय गांव में जंगली जानवरों का भी आतंक काफ़ी ज़्यादा था। दरअसल घटना कुछ यूं है कि उन दिनों दादाजी को सुबह सुबह टहलने का काफ़ी शौक हुआ करता था, तो दादाजी हर सुबह सुबह टहलने निकल जाया करते थे। ऐसे ही एक दिन दादाजी सुबह सुबह उठकर टहलने निकल गए। ठंड का मौसम होने के कारण बाहर काफ़ी ज़्यादा कोहरा था, इतना ज़्यादा कि आसपास का कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। उस सुबह दादाजी टहलने खेतों की तरफ जाया करते थे, तो वो खेतों की तरफ चलते बने। दादाजी टहलते टहलते घर से काफ़ी निकल आए थे आगे। उनको खेत के कच्चे रास्ते के किनारे एक चमकता हुआ चीज़ दिखा। उस चमकती चीज़ को देखकर दादाजी उस चीज़ के पास गए, तो वहाँ जाकर उन्होंने देखा कि वो चमकती चीज़ कुछ और नहीं बल्कि एक आईना है। उस आईने की डिजाइन बनावट काफ़ी अच्छी थी और वो आईना दादाजी को काफ़ी पसंद आया, जिस पर दादाजी ने तुरंत उस आईने को ज़मीन से उठा लिया और अपने हाथ से पोंछकर उसे अपने चेहरे पर देखने लगे। कुछ देर अपने चेहरे को निहारने के बाद दादाजी ने उस आईने को अपने जेब में डाला और घर की तरफ चलते बने। घर पहुंचकर उन्होंने आईने को खुद के कमरे में रख दिया और अपने दिनचर्या के काम में लग गए। अब तक तो सब कुछ ठीक ही चल रहा था, मगर आगे क्या होने वाला है ये दादाजी कहाँ जानते थे। दिन खत्म होने के बाद शाम ने धीरे धीरे अपना डेरा जमाना शुरू कर दिया और देखते ही देखते रात के अंधेरे ने पूरी तरह से आसमान को ढक लिया। अंधेरा होने से पहले गांव वालों के साथ साथ दादाजी भी अपने घर लौट चुके थे। रात के 8 बजे सभी गांव वाले उस समय खाना खाकर सो जाया करते थे। उस दिन भी रात के 8 बजे तक दादाजी खाना पीना खाकर सोने अपने कमरे में चले गए। दिन भर का काम करके दादाजी काफ़ी थक चुके थे, जिस कारण बिस्तर पर लेटते ही नींद ने उनके अपने आगोश में ले लिया, जिसके बाद उनकी आंख सांस लेने में तकलीफ होने के कारण खुली। आंख खुलते ही उन्होंने देखा कि कमरे में काफ़ी धुआं फैला हुआ है, तो दादाजी झटपट से उठकर बिस्तर पर बैठ गए और चारों तरफ नजरें दौड़ाकर ये देखने लगे कि आखिर धुआं आ कहाँ से रहा है। इधर उधर नजरें घुमाते वक्त दादाजी की नज़र उस आईने पर गई जिसे दादाजी ने सुबह पाकर लाया था। उस कमरे में धुआं कहीं और से नहीं बल्कि उसी आईने से निकल रहा था। ये देखकर दादाजी झटपट से उतर खड़े हुए। दादाजी को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये सब हो क्या रहा है। जिस आईने से धुआं कैसे निकल सकता है। थोड़ा थोड़ा अब दादाजी को भी डर लगने लगा था। फिर भी दादाजी हिम्मत जुटाकर उस आईने की तरफ आगे बढ़ने लगे और जब दादाजी उस आईने के पास पहुंचकर उस आईने को देखें तो उनका सर घूमने लगा और उनके हाथ पैर कांपने लगे, क्योंकि उस आईने में देखने से दादाजी को खुद की शक्ल नहीं बल्कि एक शैतान की शक्ल दिखाई पड़ रही थी। उस भूत की आंखें खून की तरह लाल चमक रही थी और वो धुआं कहीं और से नहीं बल्कि उस शैतान के मुंह से निकल रहा था।
ये देखकर दादाजी जोर जोर से कांपने लगे और उनको पता चल गया कि वो एक बड़ी मुसीबत में फंस चुके हैं। जिसके बाद दादाजी ने उस आईने को उठाकर खिड़की से बाहर फेंक दिया। खिड़की से बाहर फेंकते ही वो आईना जमीन में ना गिरकर हवा में उड़ने लगा और साथ ही साथ अब उस आईने से एक हंसी की आवाज भी आने लगी थी जो उसी भूत की थी। उस हंसी की आवाज को सुनकर दादाजी जोर जोर से चीखने लगे और भागकर घर के सभी लोगों को जगाने लगे। उनकी चीख को सुनकर घर के सभी लोग उठ गए, जिसके बाद दादाजी ने सभी को जाकर वो आईना दिखाया, मगर अब वो आईना वहां नहीं था। घर वालों को पूरी बात बताने के बाद कुछ दिन तो सब कुछ ठीक से गुजरा। दादाजी भी धीरे धीरे अब उस हादसे को भूलने लगे, मगर उन्हें कहाँ पता था कि अभी उनके साथ क्या क्या होने वाला है। कुछ दिन बाद दादाजी काम से किसी रिश्तेदार के घर गए थे, तो उनको वहां से निकलते निकलते शाम हो गई। जिसके बाद दादाजी ने अपना साइकिल उठाया और अपनी घर की तरफ निकल पड़े। कुछ देर साइकिल चलाने के बाद पूरी तरह से अंधेरा हो गया, जिस पर दादाजी ने अपना टॉर्च निकाला और हल्की टॉर्च की रोशनी के सहारे आगे बढ़ने लगे। रास्ता पूरी तरह से सुनसान और दोनों तरफ जंगलों से घिरा हुआ था। साथ ही साथ बीच बीच में आ रही जंगली जानवरों की आवाजें एक पल को पूरे माहौल के सन्नाटे को तोड़ दे रही थी। अभी दादाजी साइकिल चलाते हुए आगे बढ़ ही रहे थे कि तभी अचानक दादाजी का साइकिल खुद ब खुद चलते चलते रुक गया। मगर ऐसा कैसे हो सकता है? अचानक कोई भी साइकिल चलते चलते बिना ब्रेक दबाए कैसे रुक सकती है? ये देखकर दादाजी काफी चिंता में पड़ गए कि आखिर ये हो क्या रहा है। कि तभी अचानक जंगल से वही आईना हवा में उड़ता हुआ बाहर आया। उस आईने को वापस देखकर दादाजी का सर घूमने लगा कि तभी उस आईने के अंदर से वो शैतान निकलकर दादाजी के सामने आ खड़ा हुआ और एक भारी आवाज में बोला, उस दिन तो तू बच गया, मगर आज नहीं बचेगा। इतना बोलकर उस शैतान ने दादाजी का गला पकड़ लिया। उस शैतान ने दादाजी का गला इतना जोर से पकड़ा था कि दादाजी वहीं बेहोश होने लगे। कि तभी वहां पता नहीं कहां से 2-4 लोग आ गए, जिन्होंने दादाजी को बचा लिया। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। तो मैं आपका दोस्त आर्यन जल्द ही मिलूंगा आपसे ऐसी ही एक कहानी के साथ।